कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान में जिसका नाम है संविदा CHO भर्ती 2020। ठीक है, CHO का मतलब यहाँ पर देखना है हमें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 तारीख को, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है। तो उसके आधार पर हम आज इस क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से देखते हैं सेट ए है जो इसमें देखो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं 16 जो है प्रश्नों की संख्या दे रखी है। प्रश्नों की संख्या की बात करें अपन तो 100 संख्या है जो कि सोल्व करना है 1 घंटे 30 मिनट में। ठीक है, 1.5 घंटे का ये पेपर है। और यहाँ पर देखें हम तो इसके जो नंबर हैं वो नंबर होंगे आपके पास में 400। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। और इसी तरीके से अगर आपके एक क्वेश्चन जो है उत्तर गलत होता है तो एक उत्तर जो है यहाँ से कट जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एक एग्ज़ाम हुआ है 10 नवंबर को संविदा CHO भर्ती 2020। ठीक है, CHO की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसी को देखते हुए हम आज इस क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पुस्तक पृष्ठों की संख्या जो है वो 16 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 है। ठीक है, और ये 90 मिनट का जो है एग्ज़ाम था। और बात करें यहाँ से कि एक क्वेश्चन जो है अपने पास में 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। और अगर गलत उत्तर होता है तो हमारा जो है सीधा सीधा -1 नंबर जो है कट जाता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं हम इसके आगे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो है क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की हम बात करें तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च और 7 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दूसरे नंबर बात करें भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति आपको यहाँ पर देखना है ऑप्शन नंबर C जो है श्री रामनाथ कोविंद है ना। ठीक है, यहाँ पर रात दे रखा है तो रात की जगह पे क्या आ जाएगा? रामनाथ आ जाएगा। ठीक है, रामनाथ कोविंद जो है आपके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। तो MTP जो एक्ट है ये आपके लागू किया गया है कब? 1971 में। कब लागू किया गया है? 1971 में। बात करें MTP की तो मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलन किया जा चुका है। तो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम में साइंस पूछी जाती है तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जितने भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में साबित होंगे। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में है क्षय रोग, मलेरिया, पोलियो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर पोलियो। कौन सा हो जाएगा? पोलियो। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था। हरित क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा MH स्वामीनाथन। MH स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भारत में स्वच्छ भारतीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर C का राइट आंसर 6 का हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। कब किया गया था ये भारत स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ? तो 2 अक्टूबर 2014 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया गया है? किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ध्यान रखना है यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका मुख्य जो है यहाँ से हो जाता है कार्बनिक स्रोत। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है। फीको ओरल मतलब आपके मुख के माध्यम से नहीं फैलता है। तो ध्यान रखना है यहाँ से ऑप्शन नंबर A खसरा रोग जो है मुख्य माध्यम से नहीं फैलता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपके दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है। दस्त रोग में मृत्यु का
मुख्य कारण कौन सा है? तो ध्यान रखना निर्जलीकरण। क्या नाम है? निर्जलीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से 5 वर्ष के छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे 5 वर्ष के जो बच्चे हैं वो मृत्यु होती है तो किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया के कारण। ठीक है, छोटे बच्चों में अधिकतर आपने देखा होगा कि निमोनिया हो जाता है, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो है मृत्यु देखने को मिलती है। बच्चों में सामान्यतः कैपिलरी रिफिल समय कितना होता है? नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है? तो ये ध्यान रखना है आपको, मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, 3 सेकंड से कम जो है समय यहाँ पर कैपिलरी रिफिल समय होता है सामान्य तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, सामान्यतः निम्न में से आप जो है किस तरीके से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो एक 6 माह के बच्चे के विकास के आकलन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है बच्चा क्या क्या कर सकता है। क्या बच्चा, छोटा बच्चा वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चा स्वयं बैठ सकता है, या हम कह सकते हैं बच्चा स्वयं उठ सकता है। तो बच्चा स्वयं क्या कर सकता है भैया? यहाँ से बच्चा स्वयं बैठ सकता है। क्या कर सकता है? बच्चा स्वयं बैठ सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन कितना सामान्यतः होता है? ठीक है, तो देखिए जन्म के समय नवजात का जो वजन है वो कितना होता है? तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2.5 किलो से 3.5 किलो जो है यहाँ पर बच्चे का वजन सामान्यतः रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो जब कंगारू मदर केयर प्रदान करती है, KMC इसको फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में प्रदान की जाती है, तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? तो जो कंगारू है वो कितने समय तक अपनी जो मदर केयर होती है उसके बाद में उसमें कितने समय तक ये रख सकती है अपने बच्चे को? तो ध्यान रखना यहाँ से कम 1 घंटे तक। ठीक है, कम से कम कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए? देखिए ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, एक तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं, 20 से 24, 26 से 28, 28 से 30 और 34 से 37। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा भैया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 से 28 जो है डिग्री सेंटीग्रेड आपका लेबर रूम का तापमान होना चाहिए। जब बच्चा बाहर आता है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो महिला होती है वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय कितना तापमान होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वहाँ का तापमान होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की, कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है मानव के दूध में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जो है मानव के दूध में पाया जाता है। BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार से लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ से इंट्राडर्मल जो है ये इंजेक्शन लगाया जाता है BCG का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट जो है खसरा में किस में देखने को मिलते हैं? मीजल या खसरा में जो है ये कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। 19 की बात करें कि बाल विकास सेवाएं योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है? मतलब बाल विकास सेवाएं जो होती है उनकी योजनाओं का लाभ कौन कौन उठा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें यहाँ से तो ऑप्शन नंबर डी A व B दोनों हो जाएगा आपके पास। 6 वर्ष के छोटे बच्चे और गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो कैल्शियम का स्रोत आपको देखना है, यहाँ पर कैल्शियम का स्रोत हो जाएगा आपके पास में दूध। सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत है दूध। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करनी है आपके पास में। यहाँ पर देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट 2 प्रकार के ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हम विटामिन जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ठीक है, देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं अपन। 22 के निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो वाटर सोल्यूबल की बात करें तो वाटर सोल्यूबल है आपके पास में B और C। कौन कौन से हो जाएंगे? B और C। और फैट सोल्यूबल की बात करोगे तो ADEK। देख, ठीक है, गई भैंस पानी में। कहाँ गई भैंस? पानी में। भैंस B और C। तो ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो मीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल, फ्रूट। तो इनमें से किसमें सबसे अच्छी जो है विटामिन E की मात्रा पाई जाती है? विटामिन E की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, सनफ्लावर जो ऑयल होता है उसमें विटामिन E अच्छा पाया जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा बीमारी होती है? विटामिन C की कमी से आपको सभी को पता होगा स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चे को पूरक आहार कब शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के लिए पूरक आहार कब से शुरू हमें करना चाहिए, मतलब उसको कब से खाना खिलाना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 6 माह की जो उम्र हो जाती है तो उस समय हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए, ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। कौन सा पोषक पदार्थ या पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन सबसे मुख्य स्रोत है टिश्यू रिपेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। डेंगू बीमारी का कौन सा लक्षण नहीं है। तो 27वें में हल्का बुखार नहीं है, ठीक है। इसमें तेज बुखार आता है, आंखों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो आगे देखिए इसमें क्या क्या हमें देखो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर आपके पास में हो जाएगा। वीवीएम का फुल फॉर्म। 6 माह पर विटामिन, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होनी चाहिए। 9 माह पर विटामिन की डोज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए विटामिन बी जो कि एक यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 लाख आईयू विटामिन ए की इतनी डोज होनी चाहिए 9 माह पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है। कौन सा रासायनिक पदार्थ से आप जो है कोरोना वायरस को मुक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइपोक्लोराइट आप डाल के जो है कोरोना मुक्त कर सकते हैं किसी भी सतह को या वस्तु को। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होनी चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस जो है मतलब टिश्यूज या हम कह सकते हैं कैंसर का जो उपचार होता है वो कितनी अवधि तक जो है करना चाहिए हमें। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखो, कम से कम 24 से 27 माह तक जो है इसका उपचार किया जाना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगा, वापस जो है ट्यूबर वापस बढ़ने लग जाएगी और कैंसर का जो है ये कारण बन सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गर्भवती महिला को टेटेनस टॉक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच में कितना समय का अंतराल रखना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को जो टेटेनस का टीका लगाया जाता है उसमें कितने समय का हमें अंतर देना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, कम से कम आपको जो है यहाँ पर 2 सप्ताह का जो है अंतर देना है। कितना, 2 सप्ताह का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। कौन कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। बिल्कुल, आप अगर जो है आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर आप बच्चे करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आपको जो है इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहती है। तो जो है इधर उधर हम पूछते रहते हैं, तो पूछने का नहीं है, आप लोगों को पूछिएगा भी सही, लेकिन आपको काफ़ी सारी नॉलेज जो है इस वीडियो में से मिल जाएगी। 33 की बात करें हम, तो कौन सी वैक्सीन जो है जन्म के समय दी जाती है। तो BCG और OPV हेपेटाइटिस बी, ये सारी की सारी वैक्सीन जो है जन्म के समय दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है। मुख्यतः कोविड-19 क्या है, एक प्रकार का वायरस है। क्या है मेरे भाई, वायरस है। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आपको पता होगा 206, ठीक है। नेक्स्ट, टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट को क्या कहते हैं। तो टीबी की जांच किस टेस्ट से की जाती है। टीबी की जांच किस टेस्ट से की जाती है। तो बी, देखिए बी, मेंटॉक्स टेस्ट जो है ये टीबी के लिए जांच वाला टेस्ट है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लीवर यकृत, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, टेस्टिस द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं। पहले रोगी, अगर किसी समुदाय में या आबादी में अगर कोई पहला रोगी आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो प्राइमरी केस। क्या कहते हैं, प्राइमरी केस। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है। 41, क्वेश्चन नंबर 41। तो ध्यान रखिएगा 37, 1000 पे 37 जो है शिशु मर जाते हैं यहाँ से। BMW बॉडी मास वेट से क्या तात्पर्य है। देखिए बॉडी नहीं होगा यहाँ पे, BMW से क्या तात्पर्य, फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जा रही है हमारे पास में। तो यहाँ पर हो जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। क्या नाम हो जाएगा, बायोमेडिकल वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। रक्तचाप मापते समय जो इंस्ट्रूमेंट की नलियाँ होती है उसको हाथ के किस ओर रखना चाहिए, बाहर, अंदर, पीछे या पीछे बाहर की ओर, ठीक है। तो किधर की साइड में रखना चाहिए, देखो अंदर की साइड में। किधर, अंदर की साइड में। नेक्स्ट
44। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? वर्तमान में भारत में फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे 2.2 कितनी है? 2.2। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? 45 का राइट आंसर बताइए आप। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे वीडल टेस्ट। कौन सा? वीडल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बी, जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो है शुद्धिकरण, जल शुद्धिकरण के लिए यूज में लिया जाता है। 48 पे बात करते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ से देखिए 48 का राइट आंसर हो जाएगा 30,000 की जनसंख्या पर। वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर कितनी है राजस्थान की? राजस्थान की मातृ मृत्यु दर हो जाएगी यहाँ पर लगभग 150 से, ठीक है, 1 लाख पे कितनी? 150। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की। देश में पिछली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए 2011 में। करंट का क्वेश्चन है। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 17%। कितनी? 17%। क्वेश्चन नंबर 52। पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में 0.2 mg पर लीटर। इतनी जो है कैल्शियम की मात्रा आपके पास में होनी चाहिए, सॉरी क्लोरीन की मात्रा आपके पास में होनी चाहिए जल में, पीने वाले जल में। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 2000 में, सन 2000 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? ऑप्शन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया था 2005 में। आशा या आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? आशा सहयोगिनी मतलब जो आपकी जैसे गांव के अंदर होती है आंगनबाड़ी वाली, ठीक है, तो वो कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? जैसे गांव में कितनी जनसंख्या वहां पर निवास करती है? तो ध्यान से देखिएगा, 1000 की जनसंख्या पर। कितनी पर? 1000 की जनसंख्या पर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी भारत के उन्मूलन कर दी गई है, भारत से निकाल दी गई है? तो ध्यान से देखिएगा 56 में आपके नारू रोग। कौन सा रोग? नारू रोग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि से करवा लेना चाहिए? कितनी अवधि से इसका पंजीकरण करवाना चाहिए हमें? ठीक है, जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? जैसे जन्म के बाद में कितने दिन तक जो है हम उसके अंदर अंदर हमें उसका पंजीकरण करवाना चाहिए? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन के अंदर अंदर। खसरा वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है खसरा वैक्सीन का? ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सबक्यूटेनियस। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? ध्यान रखिएगा 20 से 25। ठीक है, कितना होता है? 20 से 25। 60 की बात करते हैं। बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS तो जानते ही हो आप, ORS के साथ क्या दिया जाता है और क्या दिया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, जिंक। क्या दिया जाता है? जिंक। प्रसवोत्तर रक्तस्राव में कौन सी दवा काम में नहीं ली जा सकती है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रसव उत्पन्न होता है, जब या फिर हम कह सकते हैं प्रसव उत्तर की जो क्रिया होती है, मतलब जब शिशु का जन्म होता है तो उस टाइम रक्त स्त्राव होता है, तो उस समय कौन सी दवा हमें काम में नहीं लाना चाहिए? ठीक है, ज़्यादातर जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, मीजोप्रोस्टोल जो है यूज में लेते हैं। किसको? बच्चे को गिराने के लिए। तो यहाँ पर जो है मीजोप्रोस्टोल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट 62 की बात करते हैं। प्रसव की संभावित तिथि पता लगाने के लिए पिछली महामारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? ठीक है, मतलब हम अगर किसी भी बच्चे का जन्म होगा तो हम उसकी जो संभावित तिथि है, मतलब कब तक हो सकता है, कितनी तारीख, जैसे डॉक्टर बताता है भी नवंबर कितनी तारीख, दिसंबर कितनी तारीख, जनवरी कितनी तारीख, इस तरीके से। तो आप जो है किस तरीके से उसकी संभावित तिथि का पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें हम यहाँ से, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, 9 माह 7 दिन। 9 माह 7 दिन, ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 से 20 प्रति मिनट। कितनी होती है? 18 से 20 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64।
फिटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो ध्यान से देखिएगा, जब गर्भ में कोई बच्चा होता है तो उसकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट साउंड होता है, कितने समय के बाद में उसको जो है सुना जा सकता है? तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं तो 24 सप्ताह के बाद। कितने सप्ताह के बाद? 24 सप्ताह के बाद। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो कितनी ग्राम जो है महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए ताकि वो जो है यहाँ पर एनीमिक कहा जाएगा, या एनीमिया मतलब हम कह सकते हैं रक्त की कमी उसके अंदर हो जाती है या रक्त की आवश्यकता उसको पड़ेगी। तो कितनी हो जानी चाहिए? यहाँ से देखिए 11 ग्राम अगर हो जाती है तो आप कह सकते हो किसी भी महिला को, गर्भवती महिला को एनीमिक। IUCD का क्या तात्पर्य है? IUCD का पूरा नाम क्या है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सामान्यतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? नॉर्मली फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा 120 से 160 प्रति मिनट। ठीक है। 68 के बाद का प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। तो कितनी कौन कौन सी जांचें जो है प्रसव पूर्व जांच से की जाती है, या प्रसव के पूर्व जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पहले कौन कौन सी जांचें हमें करनी चाहिए? तो यहाँ से हो जाएगा हीमोग्लोबिन की करनी चाहिए, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन, इन तीनों की जांच करनी चाहिए। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और यूरिन एल्बुमिन। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टेटनस ऑक्साइड का पहला टीका लगा था। ठीक है। अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप टीटी के मतलब टेटनस टीके के बारे में क्या निर्णय देंगे? ठीक है। फर्स्ट में क्या किया उसने, 4 माह के गर्भ में उसने टेटनस का टीका लगवाया और अब वो 8 माह में आई है टीका लगवा रहे हैं, तो आप उसको क्या निर्णय देंगे? ठीक है कि टीटी का टीका नहीं लगाएंगे, टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, टीटी का 0.5 ml की जगह 1.0 ml टीका लगाएंगे। आज टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए बुलाएंगे। तो इनमें से आप कैसे सहमत करोगे उसको? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टीटी का कौन सा टीका लगाएंगे आप? टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे। कौन सा? टेटेनस का या टेटेनस टॉक्सोइड का दूसरा टीका। हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा N10 HCl। कौन सा? N10 N/10 HCl का यूज आप हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए प्रयोग में लेंगे। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? तो कौन कौन सी जांचें हमें करनी चाहिए गर्भवती महिला की? तो यहाँ से HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। ठीक है। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने खंडों का अंतराल होता है? तो यहाँ से देखिए पार्टोग्राफ में कितने, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल हमें देखने को मिलता है? तो देखिए यहाँ से 4 घंटे का। कितना भाई? 4 घंटे का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान करवा देना चाहिए? जन्म के कितने घंटे बाद? तो देखिए यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन जो ऑप्शन है ए, 1 घंटे के भीतर। कितने घंटे के भीतर? 1 घंटे के भीतर। सामान्यतः प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? प्रसव क्रिया जो होती है मतलब बच्चे का जन्म होता है तो कितना ब्लड जो है वहाँ से वेस्टेज हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाता है आपके पास में 500 ml। कितना? 500 ml। 75 की बात के बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार नाल मतलब प्लेसेंटा को की कौन सी थैली में डाला जाता है? कौन सी? काली, पीली, नीली और लाल। ठीक है। कौन सी में डालोगे? तो 75 का हो जाएगा पीली थैली में। कौन सी थैली में? पीली थैली में। जिससे आपका जो बच्चा है वो जुड़ा हुआ होता है गर्भाशय के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ से। भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा रक्त स्त्राव। असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों से गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है? कितने समय बाद में कम होती है? मतलब असुरक्षित यौन संबंध या गर्भ ठहराने की जो अवधि होती है वो। तो यहाँ से 77 का हो जाएगा 72 घंटे के बाद। ठीक है। 72 घंटे तक जो है 72 घंटे के अंदर संभावनाएं होती है, लेकिन उसके बाद में गर्भ ठहरने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, प्रसवोत्तर बंध्याकरण या हम कह सकते हैं यहाँ पे पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? कितने समय बाद किया जाना चाहिए? तो यहाँ से देखिए 24 घंटे से 7 दिन तक। ठीक है। 24 घंटे बाद से 7 दिन से पहले होना चाहिए। वैसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? किसी को अन्य
तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, तो कितने समय बाद आपके जो है वैसेक्टोमी का उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात करते हैं आज से 79 की, तो 3 माह तक जो है अन्य तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। 3 महीने बात करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो लिवेन और गेस्टल या LNGICD को कितने समय बदल लेना चाहिए, कितने टाइम में बदल लेना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, 80 में बात करते हैं 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। NETEN मतलब नोरेथ्रीडोन एनाथेट, ठीक है, एनाथेट गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है। तो कितने समय के लिए बचाता है ये, तो देखिए 2 माह के लिए। कितने माह के लिए? 2 माह के लिए। IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या है? IUCD का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? सबसे अधिक कौन सा प्रभाव देखने को जो है मिलता है? तो देखिए यहाँ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? HIV संक्रमण के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी? तो यहाँ से हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट एलिजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ब्लॉट एलिजा टेस्ट जो है आपको करवाना है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? तो पोषण के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी कमी जो है देखने को हमें मिलती है? तो यहाँ से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की कमी जो है ज़्यादातर देखने को मिलती है। विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, आत्महत्या। क्या होता है? आत्महत्या। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि पाया जाता है केवल पुरुषों में। किसमें? केवल पुरुषों में। नेक्स्ट, किशोर बालक बालिकाओं में डीऑर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है? तो यहाँ से देखिएगा 400 ग्राम ODHS, ठीक है, ODHS। नेक्स्ट, गैर संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है? तो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलता है, गैर संक्रामक रोग। किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो आपके पास में जो है 80 से 120 mm/Hg आता है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्या है जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे कर रखी है। तो आपको यहाँ पर सही देखना है। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसका बोनस मिलेगा, लेकिन कोई बोनस आपको नहीं मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा 120 से 180 mm/Hg। ये वयस्क व्यक्ति जो होता है उसका रक्तचाप हमें मिलता है देखने को। यहाँ से बात करें तो देखिए मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके प्रमुख जो है यहाँ से लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है आपको। तो 90 के अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर उपरोक्त सभी होता है। अत्यधिक पेशाब आता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन A1C कितना होता है, कितनी मात्रा होती है इसकी, ठीक है। तो 6.0 से कम। कितनी होती है? 6.0 से कम। नेक्स्ट 92 की बात, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह होना चाहिए? कितने मात्रा से मधुमेह का संदेह होना चाहिए? तो देखिए यहाँ से देखते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर सी 140 mg/dl से ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं। मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता क्या है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं इसके अंदर? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हाइपोग्लिसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लिसीमिया ये जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर में कैंसर के प्रकार किस प्रकार से फैलता है? मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार से फैलता है? त्वचा से, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, रक्त के माध्यम से, या बी व सी दोनों के द्वारा? तो देखिए यहाँ से हमारे पास मिल जाता है बी व सी दोनों के द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा और रक्त के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं, किसके कारण, ठीक है, किसके कारण? सिवाय एक के कारण, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है सी, आपकी कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध जब करते हैं तो कैंसर का कारण ज़्यादा बढ़ जाता है। स्तन की स्वयं जांच करने मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? कब होता है? देखिए 96 में हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, महामारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, ठीक है, प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? तो देखिए कम वजन वाला बच्चा, ठीक है, वजन में जो है बच्चा कम होगा तो तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करे। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किस के लिए दिए जाते हैं?
इंसुलिन इंजेक्शन किसके लिए दिए जाते हैं? देखो, टाइप फर्स्ट डायबिटिक, टाइप सेकंड डायबिटिक मेलिटस, टाइप थर्ड एंड बोथ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 98 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, आंसर नंबर 1। ठीक है, टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस के लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। सामान्यतः मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा होना आवश्यक है? तो यहाँ से हो जाएगा सी 100 से 150, ठीक है, माइक्रोग्राम, इतनी जो है आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है? सर्वाइकल, ठीक है, ये योनि मार्ग के अंदर होती है, तो इसके कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो एचपीवी वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल हमें किया जाना चाहिए। कौन सी वैक्सीन? एचपीवी। तो दोस्तों, ये था हमारा CHO का एग्ज़ाम, जिसकी हमने पूरी की पूरी जो है यहाँ से आंसर की सहित क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आप युवा हो और आप अगर शादी कर चुके हो और बच्चे की सोच रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है, और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम बात करें, कई सारे इसमें जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन एंड साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आगे भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने की संभावना जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।